हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी चल रही है आपकी, चल नहीं रही, दौड़ रही है सर। आइए इसको स्पीड और बढ़ाते हैं हम सर। एंड सर कस्टम्स चार्ज क्यों हुआ, शायद आपको समझ में आ रहा है। आइए सेकंड चैप्टर ऑफ द कस्टम्स, चैप्टर नंबर 26, जनरल प्रोविजंस अंडर कस्टम्स एक्ट। सर मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता है कि सर ये चैप्टर से ऑन एन एवरेज हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। तो सरकार दिल थाम के बैठेगा, मस्त चैप्टर है, अच्छा पॉइंट है सर। और सर इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 12 बोलता है क्या सर, कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड ऑन import of goods into India and export of goods from India to outside India, sir, and it shall be levied at the rate specified in custom tariff act। और हाँ, अगर कोई गुड्स गवर्नमेंट ने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करी तो इक्वल ड्यूटीज विल बी चार्ज्ड। सरकार टैक्सेबल इवेंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। अच्छा सर, अगर हम डिटेल में जाए इंपोर्ट के लिए तो सर इंपोर्ट कमेंस, जैसे आपने इंडिया की डेफिनेशन पढ़ ली सर, इंपोर्ट कमेंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। सर इंपोर्ट कंप्लीट्स व्हेन कस्टम ड्यूटी इज पेड एंड गुड्स आर प्रेजेंटेड कस्टम पोर्ट एंड गुड्स बिकम मास ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। सर टैक्सेबल इवेंट क्या होगा साहब, जब गुड्स आर प्रेजेंटेड कस्टम पोर्ट, सर कस्टम बैरियर पे जब गुड्स प्रेजेंट करते हो और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करते हो, दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी। बेटा क्लियर सर। एक्सपोर्टेशन के केस में एक्सपोर्ट कमेंस व्हेन गुड्स सर आर प्रेजेंटेड एंड सर शिपिंग बिल इज फाइल्ड। सर व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड एंड शिपिंग बिल इज फाइल्ड फॉर एक्सपोर्टेशन एंड टैक्सेबल इवेंट व्हेन गुड्स क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ध्यान देना बेटा, एक्सपोर्ट कंप्लीट कब होता है, जब गुड्स इंडिया क्रॉस करेगा, इंडिया मतलब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा। सर अगर मान लो ड्यूरिंग एक्सपोर्ट कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और ड्यूरिंग ट्रांजिट वो डिस्ट्रॉय हो गया और वो ट्रांजिट जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो विद इन 12 नॉटिकल माइल हुआ है, तो ऐसे केस में वो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, ड्यूटी ड्रॉबैक का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर अगर यही थोड़ा आगे जाके मरता सर, अगर 12 नॉटिकल माइल के बाद टेरिटोरियल वाटर के बाद जाके अगर कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय होता तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन के हिसाब से एक्सपोर्ट हो जाता और सर इसको ड्रॉबैक का बेनिफिट मिलता अगर पेमेंट वगैरह सब कुछ रिसीव हुआ है इसको। तो क्लियर डन। सेक्शन 15 क्या बोलता है सर, 15 and 16 रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 15 बोलता है क्या सर, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। सर इंपोर्ट के केस में अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है बाय वेसल और बाय वेसल अगर इंपोर्ट किया तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और सर ग्रांट ऑफ एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर। और सर इन केस ऑफ व्हीकल और एयरक्राफ्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ अराइवल ऑफ द व्हीकल और एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर। सर आपको पता है कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स। कस्टम चार्ज हुआ है किस दिन इक्वलाइज करेंगे, जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा, जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में कब जाएगा सर, जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या ग्रांट ऑफ एंट्री इन विच एवर इज लेटर होगा उस दिन। याद आया कॉन्सेप्ट आपको। सर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, सर इन केस ऑफ इंपोर्ट अगर आपने कोई गुड्स को वेयरहाउस में रखवाया था और वेयरहाउस आपने क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जो फाइल किया होगा दैट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। और इन अदर केसेस सर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। इन केस ऑफ एक्सपोर्टेशन सर जिस दिन आपको परमिशन मिली, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 51 परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन अदर गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अच्छा आपने भली वेसल से इंपोर्ट किया हो या व्हीकल से इंपोर्ट किया, वेसल से इंपोर्ट किया हो या एयरक्राफ्ट से इंपोर्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं। पर अगर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पोस्ट किया या बैगेज है तो ऐसे केस में प्रोविजन उसके लिए अलग से दे रखे, रेस्पेक्टिव प्रोविजन वहां लगेंगे, ये अबो प्रोविजन वहां पे अप्लाई नहीं होते। फिर सर एसआर स्टील लिमिटेड के केस में जजमेंट आया हुआ है कि सर डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अगर आप एसीजेड कोई गुड्स ले जा रहे हो तो भले हो सकता है ड्रॉबैक के पर्पस के लिए उसको एक्सपोर्ट मानते हो, सर अदर एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए उसको एक्सपोर्ट मानते हो, पर फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी वो एक्सपोर्ट नहीं है। सरकार ध्यान देना सर, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट एंड सर एसीजेड इज नॉट अ प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए हो सकता है वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, पर सर कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के पर्पस के लिए, कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के पर्पस के लिए वो एक्सपोर्ट नहीं है। सर सेक्शन 17 असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, सर जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा या शिपिंग बिल फाइल करेगा सेल्फ असेसमेंट करेगा अलॉन्ग विद द मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट अटैच करके सर वो बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे एंड सर उसमें कंप्लीट डिक्लेरेशन होगा रिगार्डिंग गुड्स का वैल्यू क्या है, गुड्स की आइडेंटिटी क्या है एंड सर उसका HSN कोड क्या है, सब कुछ लिखा जाएगा। क्लियर सर, जो सेल्फ असेसमेंट आपने किया है उसको कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो मंगाएगा एंड सर इन सब कुछ चेक करने के बाद अगर उसको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके तो ऐसे केस में सर जो आपने सेल्फ असेस किया वही क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा एंड सर अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ है। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, रिस्क इवेल्युएशन सिस्टम के बेस पर ये लोग क्या करेंगे, कुछ बिल ऑफ एंट्री को सेलेक्ट करेंगे और उस बिल ऑफ एंट्री का हर एक एंट्री चेक करेंगे और उसके बाद उनको लगता है मामला सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को एक्सेप्ट करके वही बिल ऑफ एंट्री आपको रिटर्न कर देंगे कि असेसमेंट हो गया सब। पर अगर उनको लगता है मामला गड़बड़ है तो ऐसे केस में क्या होगा सर, वो रीअसेस करेंगे। पर हाँ अगर आपने उन्होंने बिल ऑफ एंट्री रीअसेस करके आपको रिटर्न करी है और अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है साहब, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो सर जिस दिन रीअसेसमेंट किया उसके 15 डेज के अंदर इनको
स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ता है ऑन रीअसेसमेंट। सर कितने दिन में? 15 डेज के अंदर रीअसेसमेंट करेंगे। एंड सर स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे, स्पीकिंग ऑर्डर मतलब रीजन लिखेंगे हमने ये रीअसेसमेंट क्यों किया है। क्लियर? एंड सर ध्यान देना, अगर इन्होंने रीअसेसमेंट किया है और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो 15 डेज में स्पीकिंग ऑर्डर पास करना कंपलसरी। एक ऐसा एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन भी इशू हुआ डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि सर एसएससी को अगर फ्यूचर में अपील वगैरह करनी हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो सर उसके पास एक रीजन तो होना चाहिए किस बेस पे आपने सर उसका असेसमेंट रिजेक्ट करके नया असेसमेंट किया है। इसलिए डिपार्टमेंट ने एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन इशू करके बोला कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, दिमाग खराब मत करना साहब। सेक्शन नंबर 18 प्रोविजनल असेसमेंट। अगर सर मान लो आप गुड्स का वैल्यूएशन एसएससी जो है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, सर गुड्स का वैल्यूएशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, गुड्स का एचएसएन कोड नहीं निकाल पा रहा है, अल्टीमेटली रेट ऑफ ड्यूटी नहीं निकल रही, टैक्स का अमाउंट नहीं निकल रहा है, या फिर डिपार्टमेंट को के प्रॉपर ऑफिसर को एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हो आप, या डिपार्टमेंट ने उन गुड्स का कुछ सैंपल ड्रॉ करके लेबोरेटरी भेजा है, उसका रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा सर, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप जो सबमिट करना था वो आपके पास अभी नहीं है, तो ऐसे केस में सर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। ऐसे केस में सर प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर की वो चाहे तो प्रोविजनल असेसमेंट करके गुड्स को अलाउ कर सकता है क्लियरेंस के लिए। पर हाँ, उससे पहले आपसे एक बॉन्ड साइन करवाएगा कि सर जो भी डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स अगर बनता है, ड्यूटी बनती है, तो आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। सर आप बॉन्ड साइन करेंगे, प्रोविजनल असेसमेंट का बॉन्ड है साहब। क्लियर? ये आपने साइन कर दिया, उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास हो जाएगा। जब तक कि फाइनल असेसमेंट नहीं होता तब तक सर जो प्रोविजनल अमाउंट ऑफ ड्यूटी था उतना आपको पे करना ही पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही असेसमेंट होगा। क्लियर? अब साहब जैसे ही फाइनल असेसमेंट होगा, अब सर मान लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था मान लो ₹1000 में, और फाइनल असेसमेंट कितने में हुआ? वो भी ₹1000 में हुआ, तो बात ही खत्म हो गई सर। कुछ भी नहीं करने का, बॉन्ड कैंसिल करा देना, भारत माता की जय हो जाएगी सर। क्लियर? सेकंड, अगर मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था 1000 में और फाइनल असेसमेंट कितने में हुआ साहब? कितने में? 1200 में। तो ऐसे केस में 200 रुपीज जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स है, वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ ड्यूटी है, वो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी है उसको पे करना पड़ेगा, एसएससी को पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से? जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था। मान लो सर 14 फेब को प्रोविजनल असेसमेंट, जा भाई हाँ हो गई सर, तो 14 फेब को अगर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा 14 फेब से फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब सर 1 फरवरी से लेके जब आप वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे करेंगे तब तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। एंड सर अगर मान लो सेकंड केस, सर अगर मान लो फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में? 700 में। अच्छा, फाइनल प्रोविजनल असेसमेंट था 1000 में, फाइनल हुआ कितने में? 700 में। 300 का रिफंड मिलेगा। रिफंड विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। और अगर आपने प्रूव कर दिया यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, आपको रिफंड मिलेगा, पर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है। और ध्यान देना बेटा, सर जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ था वहां से 3 महीने में अगर रिफंड नहीं मिला, हो सकता है आपने भले बाद में अप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने कब अप्लाई किया उससे कंसर्न नहीं है। जब फाइनल असेसमेंट हुआ था वहां से 3 महीने के अंदर अगर आपको रिफंड नहीं मिला, तो वहां से 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए एसएससी जो इंपोर्टर जो एलिजिबल है रिफंड के लिए, वो पर्सन को रिफंड मिलेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। वो 3 महीने के बाद जो पीरियड होगा उस पीरियड के लिए एज पर नंबर ऑफ डेज 6% पर annum नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट भी इसको रिफंड मिलेगा। क्लियर? डन। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगर आपने कोई गुड्स का प्रोविजनल असेसमेंट करा के वेयर हाउस में रखवाया था, तो सर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ तो ₹1000 में। कितने में हुआ सर? मान लो ₹1000 में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, तो सर आपने एक प्रोविजनल असेसमेंट का बॉन्ड साइन किया होगा। अब आपने वेयर हाउसिंग कराया तो वेयर हाउसिंग के केस में थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन होता है। तो सर एक तो प्रोविजनल असेसमेंट का बॉन्ड अलग से हो गया, एक सर 3000 रुपए का आपको बॉन्ड अलग से साइन करना पड़ेगा। दिस इज द वेयर हाउसिंग बॉन्ड। अब मान लो फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में? 1200 में, तो बॉन्ड होना चाहिए कितने का? 3600 का। आपने साइन किया हुआ कितने का? 3000 का, तो 600 का एडिशनल बॉन्ड आपको और साइन करना पड़ेगा। और मान लो प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में? 700 में, बॉन्ड होना चाहिए कितने का? 2100 का। आपने ऑलरेडी कितने का फाइल किया हुआ साहब? 3000 का। तो ऐसे केस में क्या करने का? ऐसे केस में कुछ नहीं करने का। क्लियर? कोई नया बॉन्ड साइन नहीं करने का, पुराने बॉन्ड का कुछ भी नहीं करने का, क्योंकि कैंसिल कराओगे, नया बॉन्ड साइन कराओगे, आपने कोई पैसा तो दे नहीं रखा सर, अननेसेसरी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी सर, कुछ नहीं करने का। क्लियर? डन। सरकार ये रेगुलेशन बना के बोल दिया क्या, अगर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है और आपसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए था, तो ऐसे केस में उस एसएससी को प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर जब पास हुआ उसके 1 महीने के अंदर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी डिपार्टमेंट मंगाए थे वो देने पड़ेंगे। अगर लेट हो गया तो प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग, वो चाहे तो आपको 3 महीने का टाइम और दे सकता है, और उससे भी ज्यादा लेट हो गया तो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर अगर रीजनेबल रीजन है तो 3 महीने का फर्दर आपको टाइम और दे सकते हैं। एंड उसके बाद भी अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो ऐसे केस में कमिश्नर के पास पावर की वो चाहे तो जितना भी टाइम उसको लगता है रीजनेबल है उतना आपको एक्सेस टाइम अलाउ कर सकता है टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह। क्लियर? डन। सर अब मान लो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह सबमिट कर दिए, एंड सर जिस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था वो वजह अब खत्म हो गई है। मतलब मान लो टेस्टिंग के लिए, लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए सैंपल को भेजे थे और लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गई है साहब। सर कुल मिला के जिस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था वो प्रोविजनल असेसमेंट की वजह खत्म हो गई है। तो ऐसे केस में उस ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को सर ऑफिसर ऑर्डर पास करना पड़ेगा, फाइनल असेसमेंट करना पड़ेगा विद इन 2 मंथ।
कितने महीने के अंदर बेटा? 2 महीने के अंदर उसको फाइनल असेसमेंट करना पड़ेगा। पर सर 2 महीने में अगर लेट हो गया तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो 3 महीने तक का फर्दर एक्सटेंशन और दे सकता है सर, आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग। क्लियर? एंड सर अगर जो भी पर्सन इन रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट करता है उसके ऊपर अप टू 50,000 तक का फाइन पेनल्टी चार्ज हो सकता है, डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑफिसर चार्ज कर सकता है सर, अगर आपने प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो। इसी के साथ भारत माता की जय। ये था सेक्शन 18 सर। या इस सेक्शन में जो इंटरेस्ट के मैंने प्रोविजंस आपको बोले हैं सर, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज कीप इन माइंड। उसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आइए सरकार, सेक्शन 19 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड चार्जिंग ड्यूटी। अगर आप कभी भी मान लो सेट ऑफ आर्टिकल्स इंपोर्ट करो जिसके अंदर बहुत सारे गुड्स है, सब पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, पर आपने जो प्राइस में इंपोर्ट किया वो कॉम्बो प्राइस है सर, सिंगल प्राइस। मान लो 10 तरह के गुड्स इंपोर्ट किए, उसमें सबकी प्राइस है कितनी? 10 लाख रुपए। अब कस्टम कितना लगेगा? अगर सारे गुड्स पर स्पेसिफिक ड्यूटी लगता है सर, पर यूनिट अमाउंट फिक्स है, तो ऐसे केस में कोई हेडेक नहीं है। रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स, रेस्पेक्टिव टैक्स, बात खत्म। पर अगर जो ड्यूटी लगता है वो एड वैलोरम ड्यूटी है, परसेंटेज ऑफ द वैल्यू है, तो ऐसे केस में अगर इक्वल रेट ऑफ टैक्स तो बात ही खत्म हो जाएगी। पर अगर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है, किसी ए पे 20% है, बी पे 25% है, किसी पे एग्जेम्प्ट है, किसी पे 5% है, किसी पे 15%, तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर? हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। जैसे जीएसटी में हमने पढ़ा था मिक्स अप्लाई के केस में वही फंडा पे अप्लाई होगा, और बोलते क्या सर हाईएस्ट रेट विल अप्लाई, जिसकी वजह से हाईएस्ट लायबिलिटी है, हाईएस्ट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी एसएससी को। पर यहां पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर मान लो एसएससी सर प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई करते कि ये पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू इतनी है, इस पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू इतनी है, तो अगर जिन जिन गुड्स की उस सेट ऑफ आर्टिकल में जिन जिन गुड्स की रेस्पेक्टिव वैल्यू निकल जाए, उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स लगा देना। जो बचा हुआ है उनमें बाकी जो गुड्स बची हुई है उनमें जो रेस्पेक्टिव हाईएस्ट रेट होगी वो उन रिमेनिंग वैल्यू पे लगा दीजिएगा। दिस इज हाउ यू कैन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स इन दिस सेक्शन नंबर 19। पर अगर आपने अलॉन्ग विद द मेन गुड्स कुछ पार्ट्स और एक्सेसरीज भी इंपोर्ट करी, और पार्ट्स और एक्सेसरीज अगर एसेंशियल क्वांटिटी में थी, मतलब सर जैसे आपने कार इंपोर्ट किया, कार के में 4 टायर तो लगे, तो पर एक टायर जो होता है कार में वो स्टेपनी तरह अलग से आता है, वो एसेंशियल पार्ट कंपोनेंट है, नॉर्मली आता है सर। तो ऐसे केस में उसको सेपरेट कंपोनेंट नहीं मानेंगे, हम मानेंगे हमने एक ही कार इंपोर्ट करी और कार की जो रेट ऑफ टैक्स होगा वही लगेगा सब। पर मान लो आपने पार्ट्स और एक्सेसरीज एडिशनल क्वांटिटी में इंपोर्ट करी, आप कार इस तरह से चलाते हो कि सर आपको होश नहीं रहता है, क्योंकि सर आप तो मस्त माहौल के अंदर कार चलाते हो साहब, आपने एक कार के साथ में 10 टायर एक्स्ट्रा और मंगाया साहब, तो ऐसे केस में सबके लिए प्राइस अगर सिंगल दिया आपने, मान लो 1 CR इज द प्राइस फॉर 1 कार एंड 10 टायर एक्स्ट्रा, तो ऐसे केस में सर इट इज अ सेट ऑफ आर्टिकल सर। और ऐसे केस में सिंस पार्ट्स और कंपोनेंट्स या एक्सेसरीज आपने एडिशनल क्वांटिटी मंगाई तो उसको सेपरेट गुड्स मानेंगे। और सर पूरे 1 करोड़ को कार में क्लासिफाई करना और टायर में भी क्लासिफाई करना, जो रेट ऑफ टैक्स हायर होगी उस रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, उसमें उसी गुड्स में क्लासिफाई करेंगे जो हाईएस्ट लायबिलिटी देगी। भारत माता की जय। सर सेक्शन में 21 आ गया, जेटसम, फ्लोटसम, डेरेलिक्ट, रैकेज। याद आया क्या सर? जेटसम गुड्स व्हिच आर थ्रोन इन द सी इन बैड वेदर कंडीशन। सर फ्लोटसम गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट व्हेन शिप हैज संक। सर डेरेलिक्ट सर अनअटेंडेड बोट स्टीमर इन द सी। एंड सर रैकेज ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप, ब्रोकन हार्ट्स नहीं होए सर। और ऐसे क्या कर रहे हो? ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप आर कॉल्ड रैकेज। ये चारों गुड्स अगर इन चारों में से कोई भी गुड्स अगर इंडिया में आई है या कोई पर्सन इंडिया में इसको लेके आया है, तो जो पर्सन इसकी ओनरशिप क्लेम करा, जो पर्सन इसका टाइटल क्लेम करा, उसको कस्टम भी पे करना पड़ेगा। एंड इन गुड्स का ऑक्शन करके टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर इन गुड्स का वैल्यू निकाला जाएगा और अकॉर्डिंगली कस्टम पे करना पड़ेगा। और अगर ड्यूटी फ्री होगी तो एग्जम्पशन मिल जाएगा सर। नेक्स्ट सेक्शन 22 अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी और वैल्यू ऑन डैमेज्ड गुड्स। सर बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, आई रिपीट बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, अगर विदाउट द मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द इंपोर्टर और हिज एजेंट, अगर कोई गुड्स डैमेज हो गई है विदाउट एनी नेग्लिजेंस और सर विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द इंपोर्टर और हिज एजेंट, अगर कोई गुड्स डैमेज हो गई है बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांजिट हो सकता है ड्यूरिंग अनलोडिंग हो, वाइल इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन हो, वाइल इन द वेयरहाउस हो। सर अल्टीमेटली बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन अगर कोई गुड्स डैमेज हो गई है तो जितनी वैल्यू उसकी रिड्यूस होगी उतना प्रोपोर्शनेट कस्टम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अबेटमेंट मिल जाएगा। मान लो 1 करोड़ की गुड्स थी, अब वैल्यू रहेगी कितनी? 60 लाख। सर 1 करोड़ की जो वैल्यू थी उस पर कस्टम था मान लो 10 लाख, अब 60 लाख की वैल्यू रहेगी तो रह जाएगा कस्टम कितना? 6 लाख। और सर 4 लाख का आपको क्या मिल जाएगा? अबेटमेंट मिल जाएगा। भारत माता की जय सर। और हाँ, जो गुड्स डैमेज हो गई है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ऑक्शन करके वैल्यू निकाला जाएगा सर, प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा वैल्यू कितनी है। देन 23 बोलता है क्या? रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट, डेस्ट्रॉयड और अबेंडन गुड्स। सर अगर कोई भी गुड्स लॉस हो गया है, डेस्ट्रॉय हो गया बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, ड्यूरिंग ट्रांजिट हो, वाइल अनलोडिंग हो, वाइल इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन हो या वाइल इन द वेयरहाउस हो, अगर कोई गुड्स लॉस हो गया है, डेस्ट्रॉय हो गया है
सर तो ऐसे केस में नो बडी विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन सच गुड्स, रेमिशन मिल जाएगा और अगर आपने कस्टम पे किया था तो आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर। पर सर इट शुड बी विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट। सर एसीडीसी आपको क्या कर देगा, रेमिशन अलाउ कर देगा। सर नाउ सर रेलिंक्विशमेंट गुड्स अबेंडन बाय द इंपोर्टर, अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट करी और अगर आपको लगता है कि अभी गुड्स किसी वजह से अब आपको नहीं चाहिए, भले सर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो, एकदम पैटी पेक हो, बिल्कुल सही हो, पर किसी भी कारण से अगर आपको गुड्स नहीं चाहिए तो यू कैन ट्रांसफर द, अच्छा ध्यान रखना, बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन यू कैन ट्रांसफर द टाइटल ऑफ सच गुड्स इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। और अगर आपने टाइटल रेलिंक्विश कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, मतलब एक तरह से कस्टमर को डोनेट कर दिया, तो ऐसे केस में नो पर्सन विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी एंड कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं होगी, रेमिशन मिल जाएगा, कस्टम पे भी क्या होगा तो रिफंड मिल जाएगा। एंड सर ध्यान रखना, अगर किसी गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है तो ऐसे केस में कभी भी रेमिशन अलाउ नहीं होता है। सर सेक्शन नंबर 26A, सरकार रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इफ गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव और नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। देखो सर यहां पे अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपको पता पड़ गया गुड्स डिफेक्टिव थे या किसी भी कारण से आपको नहीं चाहिए तो आप रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर सर आपने गुड्स को क्या किया, क्लियर करा के होम कंजम्पशन के लिए ले आया सर, मतलब होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा दिया और आपकी फैक्ट्री पे ले आया, आपके गोडाउन पे ले आए और वहां जाके जब बॉक्स खोला तब पता पड़ा गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव और नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। अब साहब आप तो क्लियर करा चुके हो फॉर होम कंजम्पशन, अगर यही चीज आपने पहले देख ली होती बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन तो रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई कर देते हो। इसलिए सेक्शन में 26A इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने और बोल दिया कोई बात नहीं, चिंता मत कर मंगल, और बोल दिया मालिक क्या, अगर कोई गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन ऑल्सो, पर सर विद इन 30 डेज आप हमको इंटीमेशन दे देना, जिस दिन हमने क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन उसके 30 दिन के अंदर हमको इंटीमेशन दे देना कि साहब ये मामला गड़बड़ हो गया है। सर हमको अब सर 30 दिन में इंटीमेशन दे क्या बोलने का, या तो इन गुड्स को वापस एक्सपोर्ट कर दो या फिर इन गुड्स का टाइटल रेलिंक्विश कर दो इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, या फिर इन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दो या फिर रेंडर्ड कमर्शियली वैल्यूलेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। सर और ये आपको करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन। अगर आपने या तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी, या फिर आपने वापस एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर आपने रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसे केस में जो आपने कस्टम पे किया था एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा पूरा पूरा, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ सर 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप लेट हो गए तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो फर्दर 3 महीने का टाइम आपको और दे सकता है अगर रीजनेबल रीजन आपके पास था तो। क्लियर। अब मान लो फाइनली आपको रिफंड का ऑर्डर पास हो गया, तो सर जिस दिन आपने या तो एक्सपोर्ट किया था या आपने रेलिंक्विशमेंट किया या आपने डिस्ट्रॉय किया, वहां से 6 महीने के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए, 6 महीने के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड आपको रिफंड मिल जाएगा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बर्डन तो इस केस में आपने बोन किया होगा, आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। पर हाँ अगर कोई गुड्स पेरिशेबल नेचर के थे या एक्सपायर्ड नेचर के थे और एक्सपायर हो गए या खराब हो गए उसके बाद कभी भी, या कोई गुड्स के रेस्पेक्ट में ऑफेंस कमिट किया हुआ तो ऐसे केस में कभी भी सर रेमिशन अलाउ नहीं होता, आपको बताया रिफंड अलाउ नहीं होगा, सेक्शन में 26A में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए सरकार सेक्शन में 24 डीनेचरिंग ऑफ द गुड्स और म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स। सर दारू बेस्ट एग्जांपल, अल्कोहल लिकर। सर दारू में क्या मिक्स करते हैं, ओ भाई सोडा कौन बोल रहा है, ओ सर पढ़ाई पे ध्यान दो। सरकार अल्कोहल लिकर, सरकार अगर मान लो एक एग्जांपल से बताता हूं, अगर आपने कोई दारू इंपोर्ट करी और सर उस दारू पर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर आपने इंपोर्ट करी तो रेट ऑफ कस्टम हायर है, और यही अगर आपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए दारू इंपोर्ट करी तो ऐसे केस में कस्टम्स की रेट कम है। तो सर ऐसे केस में सर अगर आपने कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज के लिए इंपोर्ट करी थी तो ऐसे केस में एल्कोहल में इथेनॉल मिक्स कर देते सो दैट इट रिमेन्स फिट ओनली फॉर इंडस्ट्रियल यूज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर्पज। सर बहुत सारे बेवड़े बोलता रहे हमको तो वह भी चलेगी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो दारू को छान के पी लेंगे सर। अबे पागल जैसी बात मत करो सर। डीनेचरिंग ऑफ द गुड्स और म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स ऐसा इंपोर्ट किया जिसके डिफरेंट यूज के हिसाब से कस्टम की रेट अलग अलग दे रखी, तो ऐसे केस में आप इंटीमेट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट पर सर वो उसमें कुछ सब्सटेंस ऐसा मिक्स कर देंगे सो दैट इट रिमेन फिट फॉर अ पर्टिकुलर यूज ओनली, और जिस पर्टिकुलर यूज के लिए बची है उस अकॉर्डिंग ही कस्टम लगेगा, उसको बोलते हैं म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स और डीनेचरिंग ऑफ द गुड्स। एंड सर ऐसे केस में मान लो इथेनॉल मिक्स कर दिया तो दारू का यूज कौन सा बचा है बेटा, सर इंडस्ट्रियल यूज, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ कस्टम होगा वही लगेगा। सरकार आइए गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ब्रॉट बैक टू इंडिया, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वापस से इंडिया में आया बाय वे ऑफ रीसेल। सर मान लो मैंने कोई गुड्स ये रिमोट मैंने मैन्युफैक्चर करके दुबई एक्सपोर्ट किया, दुबई से आपने इंपोर्ट कर लिया बाय वे ऑफ रीसेल, अगर इंडिया में आया तो वो नॉर्मल इंपोर्ट है साहब, नॉर्मल इंपोर्ट है, नॉर्मल कस्टम लगेगा, इट विल बी ट्रीटेड एट पार विद द नॉर्मल इंपोर्ट एंड नॉर्मल कस्टम विल बी चार्ज्ड। क्लियर। बट अदरवाइज बाय देन बाय वे ऑफ रीसेल। सर वो वर्ड बॉक्स के अंदर छुप गया है, या लिख दीजिएगा क्या, अदरवाइज देन
बाय वे ऑफ रीसेल, मतलब रीसेल के अलावा किसी और तरीके से मान लो सेल रिटर्न हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और गुड्स वापस से रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न हो गया साहब, या रिपेयर मेंटेनेंस में वापस आया है, तो सर कुल मिला के वापस से रिटर्न अगर आपको हुआ है तो पहली बात तो ये, अगर उस गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर आपने अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, तो सर जब वो गुड्स वापस रिटर्न होगा तो पहली बात तो ये उसको इंपोर्ट की तरह नहीं माना जाएगा। क्लियर। सेकंड बात, सेक्शन नंबर 26 बोलता है क्या, अगर वो गुड्स वापस से इंडिया में विद इन 1 ईयर आ गया था, तो ऐसे केस में अगर आपने एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। पर हाँ, रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ, जिस दिन वापस से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ है उसके 6 महीने के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एक केस तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपने जब एक्सपोर्ट किया था वो गुड्स अगर सेल रिटर्न हो गया, तो सर मुझे बताओ, अगर आपने एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट बेनिफिट लिए थे, क्या आपको मिलने चाहिए? नहीं, तो उतना अमाउंट देखो, पहली बात तो ये, जब वो गुड्स सेल रिटर्न होकर आएगा उसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानना है, नॉर्मल कस्टम नहीं पे करना। पर जब आपने एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट के टाइम पे जो एक्सपोर्ट बेनिफिट लिया वो तो आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करने पड़ेंगे ना यार, तो बस उतना अमाउंट का कस्टम आप पे कर देना। ये यहाँ पे लिखा है सर, re-imports are entitled for following concessions as has been notified by the government. Importer will be liable to pay custom duty equal to कितना, the amount of benefit availed when the goods were exported. अगर आपने जब goods export किए थे अंडर द क्लेम ऑफ ड्रॉबैक किया था, या IGST का रिफंड क्लेम किया था, या फिर अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ IGST किया था, और गुड्स वापस इंडिया में आ गया विद इन 3 years which are extendable to 5 years without being remanufactured or reprocessed. सर आपने कोई रीमैन्युफैक्चर रीप्रोसेस करके गुड्स नहीं मंगाया, वापस से गुड्स एज इट इज आया है। सर कोई आपने मेल्टिंग, रिसाइकलिंग या रिकास्टिंग की प्रोसेस आउट ऑफ इंडिया नहीं हुई है, रीमैन्युफैक्चर रीप्रोसेस नहीं हुआ है सब, तो ऐसे केस में सर केवल अच्छा उस गुड्स, जैसे मैंने मान लो प्लास्टिक एक्सपोर्ट किया और प्लास्टिक ही वापस आ गया, तो सर ऐसे केस में जितना मैंने अमाउंट ऑफ बेनिफिट लिया था एक्सपोर्ट टाइम पे उतना मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है, बस बाकी पूरा कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है प्लास्टिक पर। सेकंड थिंग, अगर कोई गुड्स मैंने ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम के थ्रू एक्सपोर्ट किया था, या एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, DFI स्कीम या EPC स्कीम के थ्रू मैंने एक्सपोर्ट किया था और वो वापस से इंपोर्ट हो गया विद इन 1 year विच इज एक्सटेंडेबल टू 2 years विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, रिसाइकलिंग और रिकास्टिंग अब्रॉड, तो ऐसे केस में सर केवल और केवल मेरे को जब वापस से गुड्स आएगा तब अमाउंट ऑफ IGST एंड GST सेस जो गुड्स पे लगता है वही पे करना पड़ेगा एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट है क्या, सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बेस पे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 5 मार्क का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बहुत इजी बेटा। सरकार अगर कोई गुड्स आपने इंडिया से बाहर भेजा था रिपेयर्स के लिए, आपने कोई गुड्स इंडिया से बाहर भेजा था फॉर रिपेयर्स और रिपेयरिंग होके वापस से वो गुड्स इंडिया में आ गया है विद इन 3 years which is extendable to 5 years without being remanufactured or reprocessed through the process of remelting, recycling or recasting abroad. Sir, plus ownership of the goods should be the same. तो सर आपने कोई गुड्स इंडिया से बाहर भेजा रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग होके वो वापस से आ गया विद इन 3 years which is extendable to 5 years without being remanufactured or reprocessed, सेम कंडीशन में गुड्स आना चाहिए। सर ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड नॉट चेंज। तो सर ऐसे केस में जब गुड्स वापस आएगा तब सर उस गुड्स की पूरी वैल्यू पे कस्टम पे नहीं करना है। मान लो कि आपने 10 करोड़ की मशीन एक्सपोर्ट बाहर भेजी थी रिपेयरिंग के लिए, वापस आ गई, तो सर उस पूरी 10 करोड़ की वैल्यू पे कस्टम नहीं पे करना है, बस फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। क्या बोला साहब, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग, fair cost of repairing including cost of materials used in such repairing plus freight and insurance both ways, लाने ले आने का freight and insurance। सर इस अमाउंट पे कस्टम ड्यूटी, GST, IGST एंड GST सेस ये लगेगा, मतलब सर कस्टम लगेगा किस पे, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन सच रिपेयरिंग वेदर चार्ज्ड बाय द एक्सपोर्ट, वेदर चार्ज्ड बाय द सर्विस सप्लायर और नॉट। मतलब भले ही आपने सर रिपेयरिंग का कॉस्ट उसको दिया है नहीं दिया, हो सकता है वारंटी में मशीन थी उस टाइम से कोई रुपया चार्ज नहीं किया, कोई पैसा चार्ज नहीं किया, कोई बात नहीं, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन सच रिपेयरिंग क्या था, प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, ये ऐड कर देना। सर जो वैल्यू आएगी इस पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा, कस्टम 3739 जो भी लगता है सब लगेगा साहब। क्लियर, पर इसी वैल्यू पे लगेगा, पूरी मशीन की वैल्यू पे नहीं लगेगा। और हाँ, गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू का क्लेरिफिकेशन के लिए कि केवल कस्टम नहीं, कस्टम के साथ में जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है 3739 ये सब भी लगेंगे साहब। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट क्या, अगर कोई गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा था और वापस से आ गया, कौन सा गुड्स, अदर देन दोज फॉलोइंग इन सीरियल नंबर 1 to 3 अबव, मतलब आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट टाइम पे कोई बेनिफिट लिया ही नहीं और वो वापस से आ गया, तो ठीक है, जब कोई बेनिफिट लिया ही नहीं तो कुछ पे करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर, प्लस यहाँ पे बोल दिया द अबव कंसेशन जो हमने 1 to 3 4 में पढ़े वुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ द गुड्स इंपोर्टेड, इफ द इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन exported by
100% EOU और अ यूनिट इन FTZ। सर इन्होंने ऑलरेडी बेनिफिट ले रखे हैं। अब साहब ये गुड्स वापस अगर इनका एक्सपोर्ट किया हुआ वापस रिटर्न होता है तो नॉर्मल इंपोर्ट माना, नॉर्मल कस्टम पे करना है। सेकंड, इंपोर्ट गुड्स हैड बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउस अंडर कस्टम, क्योंकि जब अपने पब्लिक या प्राइवेट वेयरहाउस से गुड्स को एक्सपोर्ट किया होगा था, जब ओरिजिनली गुड्स वेयरहाउस में आएगा तब कस्टम पे नहीं किया, अब डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स आ रहा है रिटर्न होके, तो सर ऐसे केस में नॉर्मल कस्टम पे करना पड़ेगा। एंड इंपोर्ट गुड्स फॉलिंग अंडर 4th शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, दैट इज टोबैको प्रोडक्ट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये अगर गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और वापस रिटर्न हुआ तो नॉर्मल इंपोर्ट माना, नॉर्मल कस्टम पे करना, बात खत्म। सर इनके लिए अबव कंसेशन एप्लीकेबल नहीं है। सर लास्ट पॉइंट इस सेक्शन का बोलता है कि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड री इंपोर्टेड इनटू इंडिया, आपने गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किया सर, एंड मैन्युफैक्चर किया इंडिया में, आपने एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स वापस इंडिया में आए, क्यों आए साहब? सर फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग विद इन 3 years, नेपाल के केस में 10 साल में अगर आया है, या फिर रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग या रीमेकिंग के लिए विद इन 1 year, रिफाइनिंग, रीमेकिंग और रीप्रोसेसिंग लिया विद इन 1 year सर, और रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग लिया विद इन 3 year, नेपाल के केस में 10 साल। तो ऐसे केस में सर जब वो गुड्स वापस आएगा तो सर उसके लिए बोल दिया क्या, जब वो गुड्स आपने इंडिया से बना के एक्सपोर्ट किया था वापस से आ रहा है, उसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई आपके एक्सपोर्ट बेनिफिट भी विड्रॉ नहीं होंगे, जैसे ऊपर बोला ना सर, ये सब आपको पे करना पड़ेगा, ये कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टेम्पररी इंपोर्ट हुआ है साहब। सर इसलिए कुछ भी पे नहीं करना है, बस कंडीशन क्या है, आप एक बॉन्ड साइन करोगे, एक अंडरटेकिंग दोगे डिपार्टमेंट को, ACDC को, कि सर ये जो गुड्स आया है इसको मैं विद इन 6 month वापस से ये प्रोसेसिंग करके, ये जो भी प्रोसेस किया है वापस करके मैं इसको भेज दूंगा, और अगर मैं इस टाइम में नहीं भेजता तो मैं जो मेरा बेनिफिट जो विड्रॉ होना था वो मैं अमाउंट पे करूंगा गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ये अंडरटेकिंग देगा, प्लस सर 6 महीने के अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, एंड अगर लेट हो गया तो कमिश्नर चाहे तो उसको फर्दर टाइम दे सकता है फॉर 6 more months। क्लियर? प्लस ध्यान देना, जब वो गुड्स वापस इंडिया से बाहर जा रहा था ACDC मस्ट बी, असिस्टेंट कमिश्नर मस्ट बी सेटिस्फाइड कि जो गुड्स इंडिया में आया था वही वापस गया है। क्लियर? डन। और यहाँ पे लिखा है क्या, अगर वो रिफाइनिंग, रीप्रोसेसिंग या रीमेकिंग के लिए आया तो ऐसे केस में सर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कुछ नॉर्मल लॉस होता तो चलेगा सर, ACDC मस्ट बी सेटिस्फाइड कि जो गुड्स आया था वही वापस से गया है, और थोड़ा नॉर्मल लॉस होता तो ठीक है चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेसिंग लॉस तो चलता है साहब। क्लियर? डन सर, ये हो गया पॉइंट खत्म। 2 पॉइंट और बच्चे छोटे से। सेक्शन 25A सर बोलता है क्या, इनवर्ट प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स। सेक्शन 25B आउटवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स। सर इनवर्ट प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जिन गुड्स को स्पेसिफाई कर दिया उसके लिए ये वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, उसके लिए यही प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब सर कोई गुड्स अगर आपने गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया, वो गुड्स अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स या रिप्रोसेसिंग या एनी अदर प्रोसेस, तो ऐसे केस में जब गुड्स इंडिया में आएगा रिपेयरिंग वगैरह होके वापस इंडिया से बाहर जा रहा है विद इन 1 year, तो सर ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, कुछ भी बेनिफिट आपको विड्रॉ नहीं होगा, बस गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइबल कि जो गुड्स इंडिया में आया था वही वापस गया है, प्लस अदर कंडीशन एज में भी स्पेसिफाइड। सेम वे सेक्शन 25B आउटवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई करके बता सकते हैं कि ये गुड्स अगर आपने आउट ऑफ इंडिया भेजे है रिपेयरिंग के लिए या एनी अदर प्रोसेसिंग के लिए, और वो गुड्स अगर वापस इंडिया में आता है आफ्टर द प्रोसेसिंग डन, तो सर ऐसे केस में उस पर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं। जैसे ऊपर पड़ा था ना, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग प्लस फ्रेट इंश्योरेंस बोथ वेज पे कस्टम पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा आपको अगर गुड्स नोटिफाई कर दी गवर्नमेंट सेक्शन 25B के अंदर, तो सर कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, बस कंडीशन क्या है, गुड्स वापस इंडिया में आ जाना चाहिए विद इन 1 year, एंड सर गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, मतलब जो गुड्स गया था वही आना चाहिए, प्लस अदर कंडीशन जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। क्लियर? डन। तो ऐसे केस में नोटिफाइड गुड्स के केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ भारत माता की जय। ये हमारा दिल दिमाग आ गया क्या, हमारा जीवन कोरा कागज। सरकार आइए, सर चैप्टर खत्म होता है। अब एक बात और कर लेता मैं आपसे कि सर जो आप रिवीजन कर रहे हो, ये रिवीजन फास्ट भी होना चाहिए सर, बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, पर फास्ट के साथ साथ इफेक्टिव भी होना चाहिए, एंड सर आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी का लगेगी। सर मैं हर लेक्चर में लगभग आपको बोल रहा हूं, खुश होकर पढ़ो सर, जितना आप एनर्जी से पढ़ोगे, पॉजिटिव एनर्जी अगर आपकी लग गई, माहौल बनने वाला, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत करके एग्जाम देता है, मेहनत हर बच्चा करता है सर, कोई डाउट नहीं इसमें, पर सर जो खुश होकर मेहनत करेगा, पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ में होगी, सर सक्सेस उसके पास जल्दी आएगी। इसलिए खुश होकर पढ़ो, सक्सेसफुली आप 100% जो भी एग्जामिनेशन देंगे उसमें आप सक्सेस रहेंगे। हमारी सबकी दुआ है आपके साथ है, हम सब आपके साथ है। माहौल बनाओ जिंदगी के अंदर, एंड सर याद रखना क्या, कस्टम चार्ज क्यों हुआ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। माहौल मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, बाय।